नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 इंतहाई अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ की एक बहुत बड़ी मैंने कल भी आपको जिस बारे में खबर दी थी उसी का कुछ अपडेट है। मज़ीद एक और उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर होंगे और उसके लिए अगर आइनी तरमीम करने की ज़रूरत पड़ी वगैरह वगैरह सेंसस के हवाले से, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा। एक अपडेट है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर रहे हैं। और तीसरी खबर जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ वो FIA क्रैकडाउन्स के हवाले से है। तो नाज़रीन बात कुछ ऐसी है कि हसन नकवी साहब ने एक रिपोर्ट की है द फ्राइडे टाइम्स की। अभी कुछ ही देर में शायद वो पब्लिश भी हो जाएगी। हमारे पास उनकी तरफ से जो है वो इजाज़त लेकर हम इस रिपोर्ट को जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि ये जो FIA है इसने जो क्रैकडाउन लॉन्च किया है इन ईजी लोन टाइप की जो ऐप्स हैं उनके ऊपर। तो ईजी लोन या ईजी लोन भी नाम की एक ऐप है, लेकिन इस तरह की और बहुत सी ऐप्स हैं जो कि लोगों को जो है वो कुछ चंद हज़ार रुपए कर्जा देती हैं और फिर वो कर्जा जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू करता है और फिर जो ब्लैकमेलिंग होती है। काफ़ी अरसे से ये सिमर कर रही थी ये चीज़ अंडरग्राउंड, लेकिन हमारे मीडिया की इसके ऊपर तवज्जो नहीं थी। मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा ज़रार खोड़ो साहब का, जो डॉन के ऊपर ज़रा हटके के ऊपर इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करते रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से, मेरे से भी उन्होंने बात की थी, बिकॉज आई हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस एज वेल। तो उन्होंने ज़रूर इसको हाईलाइट किया। अदरवाइज़ हमारे मीडिया को भी कोई होश नहीं था, हमारी जो FIA है, हमारी पुलिस है, इनको भी कोई होश नहीं था। आप FIA वालों से कभी पूछें कि भाई ये मसला है, ये क्यों इतने अरसे से चल रहा है, दे विल नॉट। ये ऐसा नहीं है कि उनके इल्म में नहीं था, बेहिसाब के उनके पास कंप्लेंट्स मौजूद हैं। आप FIA के लोगों से बात करें, अनऑफिशियली वो आपको बताएंगे। नीचे इंस्पेक्टर वगैरह लेवल के जो लोग होंगे जिनका ये काम है करने का, जिन्होंने एक्शन लेना है, जो एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रेटजी को ग्राउंड के ऊपर, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये ऐप्स मौजूद हैं और हम इसका कुछ नहीं करेंगे। छोड़ें इसको, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनकी जो ऐप्स हैं ये ना तो इनकी कोई अदालत में इनकी सुनवाई है, ना ही पुलिस के यहाँ इनकी सुनवाई है, ना ही FIA इनके जो होती है शिकायतें होती हैं उनके ऊपर कोई अमल करती है, उसके ऊपर कोई एक्शन लेती है। उसकी वजह ये है कि ये सब के सब इलीगल है। हो दरअसल ये रहा है नाजरीन कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता कैसे है। होता ये कुछ इस तरह से है कि एक शख्स है, उसने एक लोन लिया। वो लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि 25, 26, 27 हज़ार रुपये का नॉर्मली जो लोन होता है वो 26 हज़ार रुपये का लोन हुआ। उसके बाद 7 हज़ार रुपये ऑटोमेटिकली, अगर आप 7 दिन के अंदर उसको पे नहीं कर सके, 5वें दिन आपको फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन आएगा और वो आकर कहेंगे कि जी वो आपके 2 दिन रह गए हैं या 1 दिन रह गया, आपने कल जो है वो जमा करवा दें, वरना 7वें दिन इसने बढ़ जाना है। ऑटोमेटिकली वो जो लोन है वो 7वें दिन जो है वो 26 हज़ार से 33, वो तो पहले दिन ही है। यानी जब आपने 26,000 लिया है, आपने वापस 26 नहीं करना, आपने वापस उनको करना है 33। 7 हज़ार रुपये ऑलरेडी उनका सूद है। 7वें दिन वो 7 हज़ार बढ़ के वो 40 हज़ार हो जाएगा। अगले दिन वो 47, अगले 10 दिन के बाद वो 47 हज़ार हो जाएगा। और बाय द एंड ऑफ द मंथ जिस वक्त आपकी तनख्वाह आनी है जिसमें से आप दे सकते हैं, वो 26 हज़ार जो है वो बढ़ के 52, 53, 54 हज़ार हो चुका होगा। क्योंकि पहले ही आपने 7 हज़ार रुपये सूद के ऊपर लिया है। 7 दिन के बाद वो 7 हज़ार रुपये, फिर 10 दिन का आपको मजीद टाइम मिलेगा, वो 47 पे चला जाएगा, फिर वो 54 पर चला जाएगा, एंड यू विल एंड अप हैविंग नथिंग इन योर हैंड्स। आपका जो महीना है, और फिर उसको वापस करने के लिए दे ऑफर यू अनदर लोन। वो कहते हैं कि आप एक और लोन ले लें हमारे से। फिर वो आप 2-3 की मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद एक और लोन ऐप जो है वो आप डाउनलोड करते हैं। शायद इन सब की जो माँ है वो एक ही हो, यानी सब लोग जो है वो एक ही जगह पर है। बहुत आसान लेना कि आपने जो है वो अप्लाई किया। नॉर्मली इनका जो टारगेट होते हैं वो मेरी तरह के पाई बंदे नहीं होते। हम अगर लोन अप्लाई करेंगे वो हमारी शक्ल देखेंगे, हमारी वो देखेंगे जो शनाख्ती कार्ड वगैरह है, वो देखते हैं कि यार किसको हम फंसा सकते हैं। नौजवान जो होते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पैसे खर्च हो गए, फीस के लिए मिले थे, कोई ड्रग्स वगैरह पर खर्च कर दिया, या ड्रग्स के लिए बहुत लड़के जो हैं वो पैसे मांग रहे होते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां जो भी होते हैं, उनके वो इनका शिकार हैं। ख़वातीन इनका शिकार हैं, घरेलू औरतें जो ऑफिसेज में काम कर रही हैं, जिनके पास जो है वो ज़राए नहीं है, बिकॉज दे नो के इसको बढ़ाना कैसे। और फिर कौन लोग हैं जिनको ब्लैकमेल करना आसान होगा। ब्लैकमेल करने का तरीका क्या है? ब्लैकमेल करने का तरीकाकार ये है जनाब कि आपकी जो लोन है वो आपको किस तरह मिलेगा। सिर्फ आप अपनी तस्वीर, क्योंकि उन्होंने मीडिया गैलरी तक एक्सेस ले लिया आपका, कि आपकी तस्वीर उनके पास आ गई,
ये मतलब आप खुद ही सोचें कि ये तरीका ही शायद बनाया ही उसका जो पूरा पैराडाइम है, जो एक सोच समझ के बनाया गया कि हमने ब्लैकमेल कैसे करना है, कि हमारे पास आपकी मीडिया गैलरी तक एक्सेस है, हमारे पास आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी तक एक्सेस है, इन दो चीज़ों की बेसिस पर, और साथ आपका शनाख्ती कार्ड की जो है ना वो फ्रंट पैक से कॉपी लेते हैं, वो भी आपने तस्वीर खींच के उनको भेजनी है, और आपके अकाउंट में आपने उनको जायज़ कैश या ईजी पैसा वगैरह जो भी है, वो मतलब सही अकाउंट्स हैं, वो माइक्रो फाइनेंसिंग है, वो रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड, मैं इलीगल की बात कर रहा हूँ। ये जो ऐप्स हैं ये उनमें पैसे भेज देती हैं और फ़ौरन मिल जाते हैं आपको, यानी कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और फिर जब आप इनको वापस करने जाएंगे तो उससे पहले ही आपको ये जो है वो डराना शुरू कर देते हैं, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को। अब मिसाल है, एक लड़की है, उसके शौहर को, उसके बाप को, उसके ससुर को, उसके भाई को, फिर उसके बाद उसके कॉलीग्स को, उसके रिश्तेदारों को, कज़न्स को, खालाओं को, फुफियों को कॉलें आना शुरू होंगी, भाई इसने हमारे पैसे देने, इसने 50,000, और आहिस्ता आहिस्ता वो मामला जो है वो सिमर करता करता एक ऐसे लेवल पर पहुंचता है, या तो आप पैसे वापस करते रहें। मेरे सामने जो केस आया वो बहुत खौफनाक था। वो ये था कि जिस साहब के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, उनके अकाउंट के अंदर उन्होंने इनिशियली 26-27 हज़ार रुपये का, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो मजबूरियों का ही, अल्ले तल्ले भी होते हैं कि जी जूते खरीद लिए हैं अच्छे से, कपड़े अच्छे से लगे हैं, और लगा बस पैसे वापस कर देंगे, बाद में फिर किए नहीं गए। और जाहिर है कि जितनी तेज़ी से वो, मतलब मैं तो कहता हूँ कि कोई सूदखोर, किसी मैं कम्युनिटी का चले नाम नहीं लेता, बड़े बड़े सूदी कारोबार करने वाले, ये वो सूद है जिससे ऊपर अल्लाह ने हराम तो सूद वैसे किया है, इन्होंने तो पता नहीं कितना हरामकारी है ये, कि जिसमें एक हफ्ते के हिसाब से आपकी जो अमाउंट है वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपए जो है वो बढ़ रही हो, 10-10 दिन के हिसाब से 7,000 रुपए बढ़ रहे हो। और फिर इवेंचुअली एक पोजीशन एक ऐसी आती है कि आप फिर और ऐप डाउनलोड करते हैं, 3 कर्जे वहां से लिए, पिछले के वापस किए, वो पूरे वापस नहीं हुए, पता चला आपके जो एक्यूमुलेट होते 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 कुछ ही अरसे के अंदर आप कई लाख रुपए के मकरूज होते हैं, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। यही वजह है कि पाकिस्तान के अभी जो वाकया, जिसकी वजह से FIA फाइनली दे हैव स्प्रंग इनटू एक्शन, वो यही वजह है कि एक शख्स जो है उसने खुदकुशी कर ली। ये पहला वाकया नहीं है बाय द वे खुदकुशी का, ये पहला वाकया नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई वाकया इस तरह का जो है वो, आप पता नहीं कोई एक्शन लेने का फैसला हुआ होगा, शायद किसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, कोई भत्ता नहीं मिला इनको, या क्या हुआ, आई डोंट नो। मतलब मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि इतने अरसे से एक चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से FIA ने कोई कार्रवाई नहीं की, अदालतों ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, या जो भी इसके हवाले से SCCP है या स्टेट बैंक है, जो भी इसकी मजाज अथॉरिटी है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। देयर हैज टू बी सम रीजन। और कौन लोग थे, बहुत अब ये भी सामने आ रहा है कि जो फैसलाबाद में दर्जनों के हिसाब से जो FIR दर्ज करवाई गई हैं, तो हसन नकवी साहब की स्टोरी, जिनका मैंने आपको बताया कि हम उनकी इजाजत से स्टोरी कर रहे हैं ये, क्योंकि अभी ये पब्लिश नहीं हुई, तो उन्होंने जो हमें बताया उसके मुताबिक जो साहब हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, और बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं। इस हवाले से एक प्रोस्क्राइब्ड, तो पता नहीं वो हैं या नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल ग्रुप, एक गैंग आप कह लें, वो भी इसके साथ उन लोगों की एफिलिएशन बताई जा रही है। शायद इस किस्म के कोई पावरफुल लोग जिनके सिस्टम के अंदर बहुत अंदर तक टेंटिकल्स हैं वो इसके साथ मौजूद हों, लेकिन ये सिर्फ कराची की हद तक नहीं है, ये सिर्फ उस एक ग्रुप की या एक गैंग की हद तक मौजूद नहीं है। देयर आर डजन्स ऑफ एप्लीकेशंस। आप अभी अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और आपको नजर आएगा कि ये इतनी बड़ी तादाद में, जस्ट आप लोन लिखकर सर्च करें, इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि FIA ने जो आज रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं इन मुख्तलिफ ऐप्स की। अब आप 1 करोड़ रुपए डाउनलोड करने के बाद, 1 करोड़ दफा डाउनलोड हो चुकी हो जो ऐप्स, ये 27-27 हज़ार रुपए के न जाने कितने कर्जे दे चुकी हूं, और फिर जो ये वापस ले रही हैं, ये आप सोचें कि कितने अरब रुपए का खांचा है। दिस इज सिंपली, और फिर जो उनकी टोन होती है, जिस तरह से वो आपको बात करते हैं, जिस तरह से वो आपको डराते हैं। मेरा भी एक इत्तेफाक हुआ कुछ लोगों से बात करने का, तो वो जिस किस्म की एक खातून या एक बच्चा जो कि 17-18 साल का है, 19 साल का है, जिसके पास ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो लोन पे बैक करने के उसके पास क्या जराए हैं, उन लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट एक तरह से आप समझ लें कि इम्पॉसिबल है कि वो उस मसले को, मतलब आप सिर्फ एक बच्चे को ये बताएं कि आपके बाप को हम बता देंगे कि 50,000 रुपए या 60,000 रुपए जो है वो इसने हमारे से लोन लिया हुआ है, ये वापस नहीं कर रहा, तो वो तो डर के मारे, अगर वो बाप से मांग सकता होता तो वो वैसे ही ना उनसे मांगता। बाप को बताने के डर से वो मजीद एप्लीकेशंस डाउनलोड करता है, और ये इतना बड़ा रैकेट है। एक फ़ोन के अंदर 18-18, 20-20 एप्लीकेशंस मैंने देखी हैं, और हर एक के ऊपर 3-3, 4-4 लोन, 8-8, 10-10 लाख रुपए के कर्जे। ये एक खौफनाक तरीन कर्जा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है, जो मर्जी करें, मगर इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ ना बने। बहुत 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 खबीस लोग हैं, इनसे दूर रहें अल्लाह के वास्ते, और अपने घर वालों को और इसको जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं आप प्लीज़ फैलाइए।
अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। आसिम मुनीर साहब, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक मरतबा फिर जो है वो कुछ मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और तालिबान के हवाले से कल उन्होंने ज़ोब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ, जो कि बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है अफ़गानिस्तान से एडजेसेंट, वहाँ पर जो अटैक के हवाले से फिर आसिम मुनीर साहब गए थे। वहाँ पर उन्होंने CMH में जो इंजर्ड अफराद थे उनकी अयादत भी की। और फिर जो स्टेटमेंट जारी हुई थी, आज डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी भी स्टेटमेंट आई। कल परसों भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि तालिबान जो है वो अपना पार्ट अदा नहीं कर रहे, वो पूरी तरह से वो अपने हमसाये के भी हकूक अदा नहीं कर रहे। बहुत रोती हुई बातें कर रहे हैं वो, कि अपने हमसाये के भी हकूक अदा नहीं कर रहे, दोहा अग्रीमेंट की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाय द वे, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने ट्वीट की थी कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो आज जो है वो आसिम मुनीर साहब ईरान गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जाकर ईरान के जो आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनसे मुलाकात की है। जी हाँ, और उन्होंने मुलाकात करने के बाद ये IRNA जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि इस एक्सचेंज के अंदर जो है वो बघेरी जो कि वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोनों मुल्कों का बड़ा, वो तो मतलब आपको पता है किस तरह की स्टेटमेंट्स जारी होती हैं। मगर आपको पता, ये बताता चलूँ कि ईरान जो है उसका पाकिस्तान और इस खित्ते की तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़ा करीबी लिंक्स रखती हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज। हम ये समझते हैं कि जी अलकायदा से आपको पता है कि उसामा बिन लादेन के बारे में भी बताया जाता है, कुछ अरसे वहाँ रहे हैं। हमजा बिन लादेन जो उनके बेटे थे, वो एबटाबाद जब मिलने आ रहे थे और फिर इतलात आई कि उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया है, तो फिर वो वापस हो लिए थे वहीं से, वो भी वापस ईरान ही गए थे, ईरान ही के पास थे। मुल्ला उमर भी बहुत अरसे, मुल्ला मंसूर अख्तर जो पाकिस्तान में कोयटा के करीब जो है उनको ड्रोन हमले में मारा गया था, वो भी ईरान से ही वापस आ रहे थे। तालिबान की तमाम लीडरशिप जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर मौजूद थी या खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़ में मौजूद थी, तो ईरान के अंदर भी बहुत सारी मौजूद थी। दाइश के बहुत से मेंबर्स जो हैं वो ईरानियन इंटेलिजेंस उनका इस्तेमाल करती रही है। माइकल वेस की जो बुक है दाइश इनसाइड द आर्मी ऑफ टेरर, हसन हसन और माइकल वेस की, आप उसको ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि ईरान का क्या कनेक्शन है। तो यकीनन TTP और तालिबान के साथ भी ईरान का कनेक्शन है। इस तनाजुर में ही देखने की ज़रूरत है इस दौरे को भी कि आर्मी चीफ जो हैं वो ईरान गए हैं और ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने जो उनके हम पल्ला हैं वहाँ पर काउंटर पार्ट, उससे मुलाकात की है। तो उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने या तो तरला किया होगा कि भाई इनको रोको, दूसरी ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको कहा हो कि आप हमारे साथ मिलकर कार्रवाई करें। ईरान के क्या मफादात हैं उससे कतई नज़र बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने और ईरान ने तकरीबन आप समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया हुआ था इस हवाले से कि तालिबान को वापस लेकर आ रहे हैं, ईरान को शिकस्त देनी है, अमेरिका को शिकस्त देनी है। जिस तरह ईरान ने इराक के अंदर भी यही अपनी स्ट्रेटजी रखी, शाम के अंदर भी यही स्ट्रेटजी रखी, तो अफगानिस्तान के हवाले से भी यही स्ट्रेटजी रखी। और अब ये तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक इरानियन इंटेलिजेंस का उनके अंदर इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इस वक्त शायद ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रही हैं कि हम बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं खुदा ना खास्ता पुट्ठा ही ना पै जाए। तो अब इसके हवाले से मज़ीद जो भी इतलात आएंगी वो हम जल्द देखेंगे। बहरहाल आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त वहाँ पर उनसे आज मिलने के लिए गए थे, PTV ने इसके हवाले से बताया है। और एक दोनों ममालिक, बरादर ममालिक और हमसाए ममालिक की आपस की जो मोहब्बतें हैं उसके हवाले से बताया गया है। लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं और जो हार्ड कोर रियल पॉलिटिक होती है उसके अंदर ये सारी बातें जो है वो बड़ी गैर मानी खेज होती हैं। असल बात होती है कि अपना मफाद किस चीज़ में है और वो किस चीज़ को देखेंगे। हमें यकीन है कि हमारे आर्मी चीफ हैं तो जाहिर है कि हम भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे ही मफादात का ख्याल रखेंगे। हमें यकीन है कि वो रखेंगे, लेकिन ईरान भी अपने मफादात का ख्याल रखेगा। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। फाइनली छोटी सी बात करूँगा कि एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्शंस हैं वो पुराने सेंसस की बेसिस पर ही करवाने पड़ेंगे। अगर हमने पुराने सेंसस की बेसिस पर ना करवाए तो एक बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस है जो कि नए सेंसस को डिजिटल सेंसस की बुनियाद पर इलेक्शन करवाना है, वो बहुत मुश्किल काम होगा। इस हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब की स्टेटमेंट आई थी कि अगर उन्होंने इस तरह से करना है तो उसके लिए अगर हमें उस पुराने के लिए करवाना पड़ेगा और अगर उसके लिए हमें इलेक्शन कोई कानूनी आईनी तरमीम भी करनी पड़ी तो वो भी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों डुएबल नहीं है। एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं कि हम पुराने के तहत करवा लेंगे, आइन के मुताबिक एक इलेक्शन हो सकता है पुराने वाले के मुताबिक, दूसरा इलेक्शन जब होना है 5 साल के बाद, तो जब तक पिछली मरदमशुमारी हुई है जो 2017 में हुई थी
वो जब तक नोटिफाई नहीं हो जाती तब तक वो नोटिफाई अभी तक नहीं हुई है, तो वो उसके तहत इलेक्शन और फिर डिलिमिटेशंस वगैरह नहीं हुई, तो फिर ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। वो अभी तक नहीं हुई। मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम कर लेंगे, तो मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट की जो मुकम्मल स्ट्रेंथ है वो मौजूद नहीं है इस वक्त। तो 66% लोग ही टोटल पूरी पार्लियामेंट भी वोट दे दे तो 66% अफराद जो हैं पार्लियामेंट की कुल स्ट्रेंथ का, वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, विच मीन्स के आईनी तरमीम भी नामुमकिन है। फाइनली क्या इलेक्शन हो पाएंगे जनाब आला? नहीं, जब तक आपके पास आइन के मुताबिक इलेक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ करवाई गई, सारे मान भी गए, तो कल को हो सकता है कि कोई साहब जो है वो अदालत में जाएं और वो जाकर कहें कि क्योंकि ये आईनी चीज़ जो थी वो मौजूद थी और इसको जो है वो फ्लाउट करते हुए इलेक्शन करवाए गए हैं, तो इलेक्शन लिहाजा जो है वो इसको कालअदम करार दिया जाए। तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एंटरटेन कर दे। उस वक्त कौन साहब होंगे चीफ जस्टिस हमें नहीं पता, किस वक्त ये पिटिशन जाएगी हमें नहीं पता। सो देयरफॉर दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट ऑल, मतलब अपने टाइम पर, बाद में हो जाए अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये थी हमारी आज की खबरें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।